सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मोदी है तो मुमकिन है, ये कथन वर्तमान सरकार के लिए कहें या देश और दुनिया के दिल की आवाज और विश्वास के लिए। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन में विकास की नई इबारत लिखी है। 3 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सख्त, सशक्त और संवेदनशील कदमों से श्रेष्ठ भारत की तस्वीर रेखांकित की है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का खाका खींचा था। युवा, गरीब, महिलाएं और किसान इस विकसित भारत का आधार स्तंभ बताए थे। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले 2 कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं और उनका विकसित भारत का सपना क्या है। जी हाँ, हमारा आज का विषय भी यही है, मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन। सरकार के देश और समाज कल्याण के उठाए कदमों पर चर्चा और मंथन के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री आशीष दुबे जी। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले रंजन जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके लिए कि 60 साल बाद कोई नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है, तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि पहला तो बहुत हिस्टोरिक अचीवमेंट है या मूवमेंट का है कंट्री के लिए जी, कि 60 साल के बाद कोई व्यक्ति, वो फुल मेजॉरिटी के साथ, 2 बार फुल मेजॉरिटी थी जी। इस बार भले ही हंग रही हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कोई हंग असेंबली वाला पार्लियामेंट का कुछ उसमें पुट आ रहा है। सरकार का जो कदम है बिल्कुल सशक्त दिख रहा है। सरकार वैसे ही आगे चल रही जैसे फुल मेजॉरिटी में चल रही थी। दूसरी बात है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पिछला दूसरा कार्यकाल था प्रधानमंत्री मोदी का, वो कोविड का था। पूरे विश्व में कोविड के चैलेंजेस थे, भारत ने भी उसको फेस किया उस चीज़ को। उससे निकलना इकोनॉमी के तौर पे, आर्थिक व्यवस्था के तौर पर किसी भी देश के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था जी। भारत ना केवल उससे बाहर निकला है बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। जब भी कोई सरकार बनती है, दूसरी हो, तीसरी हो या कोई हो, उसमें है कि आपका आर्थिक नीतियाँ क्या है, देश की जो चैलेंजेस हैं, देश के सामने जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे फेस करते हैं आप, और आपके पास रोड मैप क्या है जी। तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब उन्होंने 4 जून को जब ये रिजल्ट आया था, तभी उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन का प्लान लेकर चलेंगे। उसमें किसान भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, सारे कुछ लेकर चले हैं। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि वो एक रोड मैप को लेकर के सरकार आगे चल रही है। देखिए, पॉलिटिकल कुछ भी अपोजिशन या रूलिंग पार्टी हो, वो एक रस्सा कसी चलती रहती है जी। तो कोई अगर तीसरी बार सरकार बना रहा है जी, 240 सीट पा रहा है, तो बिना किसी आधार के तो नहीं होगा। बिल्कुल। जनता का आशीर्वाद अगर मिल रहा है तो आपने कुछ तो किया होगा जी। जो मुझे लगता है कि सरकार ने किया क्या है, वह लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का कोशिश, लोगों के जीवन बदलाव लाने की कोशिश है जी। तो अगर आशीर्वाद मिला जनता का तो उसका आधार है, ऐसा दिखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि 60 साल बाद देश में राजनीतिक स्थिरता आई है, कह सकते हैं ऐसा, और पिछले 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की जो रक्षा प्रणाली को भी एक जो मजबूती मिली है, एक सुरक्षित भारत बनाने में मोदी सरकार ने, कह सकते हैं कि बड़ी सफलता जो है प्राप्त की है। तो आपकी नज़र में ये 100 दिन कैसे हैं? देखिए, मुझे भी यही लगता है कि जब भी कोई सरकार लगातार तीसरी बार रिपीट होती है तो इसका मतलब ये है कि उसको जनता का विश्वास मिला हुआ है और जनता की उम्मीदें उससे और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन सब चुनौतियां, ये चुनौती ही होती है किसी के भी लिए, सरकार के लिए, कि जब वो लगातार आते हैं तो उन्हें हर बार पिछली बार से और ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने कई चैलेंजेस को इसलिए स्वीकार किया है और मैं जो देखता हूँ इस बार कम बोलते हुए ज़्यादा
काम करने की कोशिश नज़र आती है। तो जब गुजरात में अभी हाल में जो एक इन्वेस्टर समिट था, उसमें प्रधानमंत्री ने पहली बार अपना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड दिया, तो उसमें इन सारे क्षेत्रों को उन्होंने छुआ था और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने समाज के या अपेक्षाओं के हर उस एंगल को या हर उस वर्ग को एड्रेस करने की 100 दिनों में कोशिश की है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो सुरक्षा की जहाँ तक बात है और ये बाकी जो बातें आपने बताई, तो उसमें बात बिल्कुल सही है कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा का जो मसला होता है बहुत संवेदनशील होता है। इस मुद्दे पर सरकार लगातार जो है काम करती दिख रही है। समाज के सभी लोगों का, समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करने की कोशिश करती है और वो कोशिश जो है कामयाब इसलिए नज़र आती है कि वो तीसरी बार सत्ता में है। एक बात और इसमें लगती है कि हम सुरक्षा की और इसकी बात करते हैं तो इसके साथ एक शांति का भी एक एंगल जुड़ता है। तो शांति का एंगल मैं इसलिए मानता हूँ कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की। जी। ऐसे संकट के समय में या ऐसे समय में कि जहाँ दूसरे देशों से संबंधों को प्रभावित होने की आशंका हो जाती है, वहाँ पे वो यूक्रेन गए, उन्होंने वहाँ दौरा किया। वो रशिया भी गए थे, इसके बाद वो अमेरिका भी गए। तो ये भारत की उस प्रतिबद्धता को दिखाता है जहाँ पर शांति सबसे पहले है, सुरक्षा का जो इत्मीनान हर लोगों तरह के लोगों में है वो है। तो हम सिर्फ जो ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने देश की शांति और सुरक्षा के लिए ही सरकार काम नहीं कर रही है, विश्व भर में जो ये युद्ध और जो दूसरे तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं उसको समझने की और उसको सुलझाने की कोशिश भी कर रही है। अपने देश के साथ साथ हम अपने पास पड़ोस की भी चिंता कर रहे हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कंप्लीट एक, जिसको आज की भाषा में पैकेज कह सकते हैं, कि उस तरह से पूरा एक सुरक्षा और शांति का एक पूरा एक समग्र ये खाका जो है इसमें सामने आता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहते हैं कि हमारी जो वर्तमान सरकार है वो बहुत आगे का एजेंडा लेकर जो चल रही है कि विकसित भारत की परिकल्पना के साथ। आपसे जानना चाहेंगे रंजन जी कि मोदी सरकार ने पहले 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी या शुरू किया है उन्हें। तो क्या पहले 2 कार्यकाल से भी ज़्यादा असरदार होगा ये कार्यकाल? यानी 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी मध्यम वर्गीय जो बुजुर्ग थे उन्हें भी आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है। तो ये कितना संबल देने वाला फैसला है? पूर्वी जी देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा चूँकि तीसरा कार्यकाल है तो हमें 3 गुना ज़्यादा मेहनत करना है। और जो उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उन्होंने कहा कि आपसे भी, और प्रशासन में जो लोग हैं अधिकारी, उनसे कहा कि आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि 3 गुना मेहनत करेंगे। तो एक उन्होंने आधारशिला रख दी आगे बढ़ने की। देखिए, जो भारत में दूसरे कंट्री से अलग करता है, अगर हम पूरे सब कॉन्टिनेंट को देखें तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं। डेवलपमेंट तभी संभव है जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके बिना आप डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। रोड्स हों, रेल हैं, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो जो 15 लाख करोड़ का योजना है उसमें ये सब मेजर चीज़ें आती हैं। बहुत कुछ दिखने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा क्षेत्र है, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। जी। दूसरी बात एक जो अच्छी बात हुई है तीसरे कार्यकाल में, उसको अगर विदेश नीति जो आप पूछ रहे थे आशीष जी से, उसके दृष्टि देखेंगे तो थोड़ा चिंतनीय है कि अगर बांग्लादेश में जो हालात हैं, पाकिस्तान पहले से हालात ख़राब हैं, श्रीलंका में हालात ख़राब हैं, तो देखा है तो पड़ोस में आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है कि बांग्लादेश में जो हालत ख़राब हुई है, बांग्लादेश को अभी IMF से लोन चाहिए बेल आउट करने के लिए, खुद के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे है। तो भारत में निवेश की संभावना बढ़ गई है, चूँकि उधर इनस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, श्रीलंका में पहले से है, पाकिस्तान तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो निवेश हमारा है भारत में, जिसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, निवेश बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, प्रस्ताव आने लगे हैं। जी बिल्कुल। तो जब निवेश आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा। तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बात हो रही है, ये अगले कुछ सालों में देश तीसरी महाशक्ति बनेगा, आर्थिक महाशक्ति बनेगा। जी बिल्कुल। पूरे विश्व में। तो उस दिशा की तरफ ये जो कार्यकाल है, हमको लगता है एक उसमें कहेंगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इस। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और रंजन जी, आपने आर्थिक महाशक्ति की बात कही है, तो आशीष जी, नरेंद्र मोदी जी की कुशल आर्थिक नीतियों और फैसलों का कमाल था कि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी। और साल 2023 में भारत की GDP
3 ट्रिलियन डॉलर थी। और पीएम मोदी जी का जो लक्ष्य है कि इसे दुनिया की तीसरी, जैसा कि अभी रंजन जी ने कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, तो आपका भी इस विषय में क्या कहना? नहीं, ये तो बड़ी उपलब्धि की बात होगी कि हम तीसरी महाशक्ति बनेंगे आर्थिक तौर पर, और इस दिशा में कदम भी बढ़ रहे हैं। जैसा कोरोना की बात हुई, रंजन जी ने भी बताया कि कोरोना में एक ऐसा दौर था जिसमें कई देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा गईं। निश्चित तौर पर भारत में भी कई सेक्टर पे इसका असर पड़ा, लेकिन वो जितनी जल्दी रिकवर हुआ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा अभी नहीं नज़र आता कि कोरोना से जो सेटबैक था वो अभी हम पर हावी है, कि वो रवानगी जो है, जो अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए, जो तरलता होनी चाहिए, आर्थिक शब्द जो होता है वो बना हुआ है। तो ये इससे उम्मीद जगाता है कि भारत जो है तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन सरकार को देखना होगा, और सरकारें देख भी रही होगी, कि इस उपलब्धि के साथ साथ उसका जो एक्चुअल जो असर है या जो उसका लाभ है वो हर व्यक्ति तक आए। तो मेरा नज़रिया उसमें ये है कि जब हम आर्थिक महाशक्ति बने तो वो आर्थिक शक्ति का एहसास गांव में बैठे हर व्यक्ति को भी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, या महानगर में बैठा हुआ कोई अधिकारी हो। ये सबके ऊपर समान रूप से जब आर्थिक स्थितियां प्रभावी होंगी, उस ताकत का एहसास जब सब लोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया हमारा जो उपलब्धि को देखने का नज़रिया होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस 5 ट्रिलियन या इससे बड़ी इकोनॉमी बनने के साथ साथ वो समाज के जो सारे लोग हैं उनको साथ साथ लेकर ही आगे बढ़ा जाए तो बेहतर है। तो अभी हम देखेंगे कि 100 दिन में प्रधानमंत्री एक पीएम फंड करके शुरुआत हुई है कि युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए, उनको स्किल को बढ़ाने के लिए उनको आर्थिक मदद देने की बात हुई है। तो ये बात भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे कारपोरेट हाउसेस में। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो क्या आशीष जी अपन लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था कि उसके साथ भी महिलाओं का वर्ग भी बड़ा बना है, जिसमें एक संख्या तो याद नहीं आती, लेकिन बड़ा वर्ग है जो लखपति दीदी बन गई है। तो लखपति दीदी के साथ साथ अब उनको लोन की सुविधा देने की बात भी की गई है। और अभी कुछ समय पहले महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग भी देने की बात आई थी। तो ये दीदी के नाम से ड्रोन दीदी, तो वो बहुत बड़ी चीजें हैं। मुझे लगता है कि बहुत योजनाओं का और कल्पनाओं का ये एक बहुत बड़ा आकार जो है नजर आता है, लेकिन बस इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि इससे जुड़े हुए जो सारे वर्ग हैं वो साथ साथ कदम ताल करें। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं रंजन जी एक बदलाव हमें यूपीआई के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने मिलता है, क्योंकि भारत में ऑनलाइन लेन देन का जो चलन है वो बढ़ गया है, और यूपीआई के जरिए हम साल के 365 दिन 24 घंटे अब वो सुविधा उपलब्ध रहती है। तो ये जो डिजिटल लेन देन है, आप किस नज़रिए से देखती हैं? साक्षरता की तरफ जो बढ़ता भारत है उसका कदम है, या आईटी की तरफ अग्रसित होते भारत का? ये कई इंडिकेटर्स हैं इसके। जी पहली बात तो आपने बिल्कुल कहा, साक्षरता की तरफ। मैं जब कहीं जाता हूँ छोटे छोटे दुकानों पर, इवन जो महिलाएं हैं, पुरुष सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे होते हैं, उनके पास भी यूपीआई मिल जाएगा और आप पेमेंट कर सकते हैं। जी। तो निश्चित रूप से साक्षरता बढ़ी है डिजिटल लेन देन के लिए। और साक्षरता ही नहीं, उसमें स्वाभाविक एक जो आकांक्षा होती है, तो लोगों में एक उत्सुकता के साथ साथ एक स्वाभाविक एक्सेप्टेंस बढ़ा है, उसका स्वीकारोक्ति जो विश्वसनीयता भी कह सकते हैं, विश्वसनीयता बढ़ी है। नहीं, ये पैसे हमारे हमारे पास कुछ होगा नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, इससे जो जाली नोटों का मामला है, नकली नोटों का मामला है, जो गैंग सक्रिय रहता है हर जगह, क्योंकि इसमें छोटे मोटे गैंग नहीं होते हैं, बड़े जो आपके दुश्मन देश होते हैं, आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं जाली नोटों के माध्यम से। तो जब डिजिटल इकोनॉमी होगी तो इस माध्यम से आप उसको डिनाई कर पाएंगे, उसको रोक पाएंगे। तीसरा क्या है कि जब भी आपकी डिजिटल जब ट्रांजैक्शन होता है तो सरकार का फायदा होता है कि जो टैक्सेज होते हैं वो अपने आप बढ़ जाते हैं। फिर आप उसमें कोई लेन देन छिपा के नहीं, जैसे 2 लाख से ज़्यादा आप लेन देन बिना 2 लाख तक कर सकते हैं कैश का, उसके बाद आपको डिजिटल ही करना पड़ेगा। तो कई मामले में ये सुविधा हुई है लोगों की लाइफ में, इकोनॉमी में, इसको इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है
और लोगों को इससे अच्छा लग रहा है, और बैंकिंग जो सेक्टर है वो भी इससे मजबूत हो रहा है, देखा जाए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आशीष जी अभी बात कर रहे थे आप कि किस तरह से विदेशों में हम जो परचम लहरा रहे हैं और भारत अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभर के आ रहा है। अभी आपको याद होगा कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने एक बात कही थी कि भारत की विदेश नीति में अब रीढ़ की हड्डी दिखने लगी है। तो क्या कथन था इस पर, आपके क्या विचार हैं? नहीं, ये बात तो ठीक है जी, और सही भी बात कही है, क्योंकि देखिए अब चूंकि श्रेय तो सरकार को ही जाएगा कि क्योंकि वो 10 साल से काम कर रही है। तो ये इस बीच में देखने में आया है कि जो दूसरे देश हैं जिनको हम आर्थिक महाशक्ति कहते हैं, या दूसरी दृष्टि से जो महाशक्ति हैं युद्ध और परमाणु ऊर्जा की वजह से, तो वो सारे देश भी जो हैं भारत की महत्ता को स्वीकार करते हैं और भारत के निर्णयों पर विरोध जैसी वो स्थितियां पहले जो होती थी वो नहीं होती, या भारत यदि कोई निर्णय लेता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट देखने में नहीं आता। जैसे अभी रशिया से भारत ने कुछ चीज़ें खरीदी, तो जाहिर तौर पर इसमें हो सकता था कि कोई दूसरा देश नाराज होता है कोई, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है। ये भारत की ताकत का एहसास है और इसलिए भारत सरकार के जो निर्णय हैं, प्रधानमंत्री के जो निर्णय हैं, वो इसलिए इतने मजबूत नज़र आते हैं क्योंकि ये देश है या देश के जो हमारे जो हुनरमंद लोग हैं, एक पहली बात ये कि वो कई बड़े देशों में या दुनिया की ताकत वाले जो देश हैं वहाँ की बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनका आधार है। तो वो देश ये मान के चलते हैं कि हमारी जो भी ग्रोथ है, जो हमारी जो भी तरक्की है, वो भारत के लोगों की वजह से या उसमें उनका योगदान है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक समग्र रूप से एक जो काम कर रही हैं, और भारत चूंकि एक बड़ा बाजार भी है लोगों के लिए, अवसरों की चीजें हैं कि सरकार की नीतियां साफ हैं, लचीली हैं, और एक यहाँ पे राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के संकेत मिलते हैं। तो ये चीजें जो है वो जो गृह मंत्री का जो बयान है मैं उससे जोड़ के देखता हूँ कि सारे देश हम जैसे उस शब्दों में भी कह जाएं कि भारत को सलाम करते हैं। तो इसलिए वो उसकी वजह ये है कि एक युवा शक्ति और सियासी और आर्थिक हमारी जो स्थिरता है, मैं इसको बोलूंगा, और इसीलिए भारत जो है रीढ़ वाला देश दिखता है, दूसरों के सामने झुका हुआ नहीं दिखता, वो अपनी शर्तों पे बात करता है। बिल्कुल, आपकी इस बात से मुझे याद आया कि प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव जब किया था, तो भारत के इस प्रस्ताव को यूएन के 177 सदस्य देशों का समर्थन मिला था और आज हमारे दिन को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और अधिकतर देश इसका समर्थन करें। तो ये भी देखिए ना, बाहर की जो चीज़ें हैं वो विदेशों में पहुंच रही हैं, परचम लहरा रही हैं। जहाँ योग का जो हम लोग योगा बोलने लगे हैं, जी जी जी, योग है, उसका तो शुरुआत भारत से ही हुआ था। बिल्कुल। और ये अलग बात है कि बाद में पिछले दशकों या उसमें सेंचुरीज में धीरे धीरे विदेशों से ज़्यादा अपना लिया, हमारे पास भी है। तो वो जो योग का हमारा एक नाभि केंद्र का है भारत था, उसको इस्टेब्लिश करने का काम वर्तमान सरकार ने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आया और सारे विश्व के काफ़ी देशों ने, जैसे संख्या बताई आपने, सबने स्वीकार किया और बिना किसी हिचक के पूरे विश्व में आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जी बिल्कुल। और ये लगता है कि जो अभी आशीष जी कह रहे थे और आप जो बता रहे थी कि भारत की जो महाशक्ति है वो इससे भी जाहिर होता है कि भारत की चीज़ों को लोग स्वीकार कर रहे हैं। हाँ। जी बिल्कुल। अभी आशीष जी, गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन जैसी योजनाओं का लाभ बहुत मतलब अच्छे रूप में मिल रहा है और युवाओं के लिए नए मौके भी, जैसा आपने कहा, कि तलाशे जा रहे हैं। यानी सरकार का फोकस अभी हर दिशा में है। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है? देखिए, मुझे यही लगता है कि सरकार का जो फोकस है वो युवा, किसान और महिलाओं पर है। तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो अभी देखिए, जैसे जो वर्ग है किसानों का, किसानों को सरकार ने अभी उनकी हर फसल पर एमएसपी को बढ़ाने की बात पहल शुरू कर दी। लगभग 550 रुपये तक प्रति क्विंटल तक हर एमएसपी बढ़ा हुआ है। तो एक ये है, युवाओं पर सरकार का फोकस है, गरीबों पर सरकार का फोकस है। गरीबों की जो योजनाएं हैं उनका आकार बढ़ाया गया है, उनमें फंड जो हैं ज़्यादा डाले जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण वही होता है कि जो युवा हैं या जो गरीबी रेखा पर हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको पहले मुख्य धारा में लाया जाए। जी।
तो ये इनके लिए जो योजनाएं हैं खासतौर पे गरीबों के लिए, ये तभी कारगर होती हैं जब उनका लीकेज बंद होता है। जो राशि जो है कहीं जब नीचे जाती है तो कहीं इधर उधर उसका मिसयूज़ ना हो। तो इस पर सरकार की मुझे लगता है कि नज़र ज़्यादा सख्त है कि जो पैसा जारी किया जाता है वो 100% ज़रूरतमंद तक जाए। तो इसलिए वो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बदल रही हैं और जो गरीब हैं, निराश्रित हैं या जो युवा हैं जिनको नौकरी चाहिए, इन सब लोगों के लिए लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने हाल ही में 70 साल से ज़्यादा के लोगों को आयुष्मान योजना के दायरे में लिया है और 5 लाख रुपए तक का उनको इलाज की सुविधा दी है। तो इसमें करीब करीब मुझे लगता है कि 4.5 से 5 करोड़ जो बुजुर्ग हैं उनको एक स्वास्थ्य का हेल्थ कवर मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। तो इसके साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों की बढ़ोतरी हो रही है, स्कूल है, हाँ, और कोरोना के बाद अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ाने की भी बहुत बात की। तो ये सारी जब बातें होंगी तो मुझे लगता है कि ये जो वर्ग है, खासतौर पे जैसी बात हुई कि तुम युवा, किसान, गरीब, ये जितना ज़्यादा मजबूत होंगे उतना ऊपर का जो तबका है या उनको या ऊपर जो बढ़ने की जो कोशिशें हैं उनको और बल मिलेगा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं रंजन जी, आशीष जी ने बताया, इतनी सारी जानकारी हमें दी। अभी अगर देखा जाए तो प्रचार प्रसार के माध्यम से या यूँ कहें कि ये जो सरकार है वो अपनी योजनाएं लॉन्च करने के साथ ही मोदी जी का एक बहुत अच्छा नज़रिया दिखाई देता है, वो अभियान में बदल देते हैं, लोगों को उससे जोड़ लेते हैं। जैसे अभी स्वच्छता की अगर बात की जाए तो पूरे देश को स्वच्छता से जोड़ लिया, एक पेड़ माँ के नाम, और सभी पेड़ लगाएं, इस तरह की चीज़ें। तो ये क्या प्रभाव डालती हैं? पूर्वी जी, बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, स्वच्छता की जो बात है हमारे जीवन में शुरू से रहा है, ठीक है, लेकिन उसको अभियान के तौर पर पूरे देश में चलाया जाए वो ऐसा पहले हुआ नहीं। जी बिल्कुल। और आज उस नारे का कहें, कैंपेन कहें, या जो एक जुड़ा हुआ लोगों के साथ अब देखने में आता है कि आप सड़क पे जाइए और कोई बोतल फेंक के देख लीजिए, प्लास्टिक का कोई सामान, दूसरा आदमी टोक देगा आपको, ठीक है। तो जो अंदर हमारे आ गई है स्वच्छता को लेकर के, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर स्वच्छ रहेंगे आप तो यार रोग भी नहीं होगा। हाँ, स्वच्छ रहने से आपका वातावरण ठीक रहेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो कई चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। वैसे खादी को लेकर सरकार ने प्रयास किया, वो भी एक अच्छी बात है। तो उसका मतलब स्वावलंबन है, खादी का हो या स्वच्छता का हो, एक पेड़ माँ के नाम अगर है उसमें, तो सरकार का प्रयास से, जैसे प्रधानमंत्री के मन की बात होती है जी, तो अभी कल संडे को जो हुआ था पिछली बार, तो उन्होंने कहा था कि भाई, और ये बहुत ही गांव-गांव में सुने जाने वाले प्रोग्राम है, लोगों सुना, लोग जुड़े उससे, जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और उससे कई बार सरकार को नई योजनाएं लॉन्च करने का आइडिया भी मिलता है। उन्हें प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। कई बार ऐसे लोग जिनका जो गांव में है, कस्बों में है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में पता नहीं होता था, वो मन की बात में उनका फीचर हुआ उनके बारे में, उनसे दूसरे प्रेरित हुए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। तो सरकार जो भी अभियान चलाती है, लोग जुड़ते हैं, और अगर सरकार कोई काम सीरियसली करती है तो लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, तो लोग उसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं। अपना जितना सरकार चाहेगी उससे 10 कदम आगे जाके उसका प्रसाद देने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आशीष जी, रंजन जी ने, क्योंकि पहले अभियान या सप्ताह के कब निकल जाते थे, ये लोगों को या जनता को आइडिया नहीं रहता। तभी पोषण आहार सप्ताह है, साक्षरता सप्ताह है, या यही स्वच्छता को लेकर देख लीजिए। लेकिन वो एक अभियान के रूप में जब लोगों के बीच में आता है तो वो सभी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे नगरीय क्षेत्र के, कहीं ना कहीं जुड़ाव और ये भी महसूस करते हैं कि हम भी देश के विकास में अपना एक योगदान जो है वो दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अभियान को जितना जोर शोर से चलाया जाए और अभियानों को लेकर अगर प्रचार प्रसार बड़ा हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। तो अगर वो जुड़ रहे हैं तो अभियान सार्थक हो रहा है और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर उसका असर या उसका लाभ समाज को ही मिलना है आगे। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया था अपना कार्यकाल शुरू करने के साथ, सफाई का अभियान, स्वच्छता अभियान, उसके बाद कई अभियान इसमें जुड़ते गए। अभी एक पेड़ माँ के नाम अभियान बिल्कुल ताज़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं समाज के फायदे के लिए है। तो इसका मतलब ही ये है कि लोग जागृत हो रहे हैं, चैतन्य हो रहे हैं, और ये अभियान की सार्थकता को प्रमाणित भी करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे पिछली सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम 100 दिन में जैसा काम नहीं कर पाती थी, वैसा मोदी सरकार ने पहले 100 दिन में ही कर दिखाया है। यानी सरकार का वास्ता कह सकते हैं कि जन सरोकारों से है, जन कल्याण से है, ना कि चुनावी नफा नुकसान। बिल्कुल जी
बिल्कुल, इसका तो ये है ना, वो कहा जाता है कि जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। बिल्कुल, तो 100 दिन में जब ये काम किया है तो जब ये 2.5-3 साल बाद जब सरकार की इस तीसरे कार्यकाल का आकलन जब होगा तो मुझे लगता है कि वो रिजल्ट जो है बहुत मायने रखेगा। और उससे किसी को क्या लाभ मिलता है इंडिविजुअल, अगर हम इससे अलग देखें, मैं इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि समाज के लोगों को इसका यदि लाभ मिल गया, युवाओं को, गरीबों को, किसानों को, व्यवसायियों को, महिलाओं को, तो ये जो है बड़ी उपलब्धि होगा। तो इसके लिए अब चूंकि जैसा आपने कहा चुनाव का कोई मौसम नहीं है, अब कोई दिक्कत ऐसी किसी सरकार के लिए नहीं है। आगे 4 साल अगर सरकार के लिए काम करने का समय है, एक पूरा खाली ट्रैक है, तो जनता के लिए भी वो 4 साल का समय है कि अपने आप को मजबूत करने के लिए वो इन सब अभियानों का या इन सब योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए अपना माइंडसेट भी चेंज करे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम का निर्माण हुआ, या लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण के तहत 2019 पारित होने से 3 तलाक की जो प्रथा थी वो खत्म हुई, या मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण दिया, या फिर हम अगर उसकी बात करें आशीष जी कि जम्मू कश्मीर के लिए जो बने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, उसे विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां अभी मोदी सरकार को मिली हुई हैं और इससे भी ज़्यादा मिल चुकी हैं। अब आप क्या सोचते हैं और किस विज़न पर हमें काम करना चाहिए, और क्या अगर आपके अकॉर्डिंग हो तो क्या संदेश आप देंगे? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि सरकार मजबूत है तो लोग मजबूत हों। सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। सरकार तीसरी बार आई है, बड़ी अपेक्षाओं के साथ आई है, और तो सरकार को भी ये सोचना होगा कि वो समाज के हर व्यक्ति को लाभ देने की कोशिश करे। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि योजनाओं की समयबद्धता बहुत जरूरी है, वो टाइम पे चलें, टाइम पे पूरी हों। कई बार ऐसा होता है केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो जोर शोर से शुरू भी होती हैं और लगभग पूरी भी समय पे हो जाती हैं, लेकिन राज्य की जो योजनाएं होती हैं वो उनसे कदम ताल नहीं कर पाती। तो एक कोई ऐसा समग्र एक सिंक्रोनाइज कोई सिस्टम होना चाहिए कि जी हाँ, कि वो सबको, जो देश का मिडिल क्लास है, जो सबसे बड़ा क्लास है आबादी के मायने में भी और अपनी राय बनाने के मामले में भी, उसको लेकर के अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी शिकायत में ही पड़ा रह जाता है, कहीं ना कहीं उसकी शिकायतें अधूरी रह जाती हैं। तो मिडिल क्लास को बहुत मुझे लगता है कि उनकी समस्याओं को समझने की ज़रूरत है और उसके लिए कोई नया मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। हाल में सरकार ने एक बात अच्छी की है कि 7 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया है। अभी जो उनका टैक्स का जो नया आया ये किया है, लेकिन इससे आगे बढ़ने की भी थोड़ी सी ज़रूरत होगी, मुझे ऐसा लगता है। सरकार सोचती भी होगी, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पर होना चाहिए कि जो आम रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, खासतौर पर पेट्रोल है और दूसरी चीज़ें भी हैं, गैस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखेंगे बिजली भी बहुत राज्यों ने महंगी कर रखी है, तो बहुत सारी समस्याएं लोगों को आती हैं। तो इनको यदि और संवेदनशीलता के साथ इनको मुद्दों को लिया जाए और इस पर व्यापक एक विचार विमर्श का एक मंच तैयार करके सरकार काम करे, तो मुझे लगता है कि ये जो क्लास है, किसान, गरीब और नौजवान के साथ साथ इसकी समस्याओं को समझने में सरकार को मदद मिलेगी। और चूंकि सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री एक अच्छे वक्ता भी हैं, कम्युनिकेटर भी हैं, वो लोगों से बहुत जल्दी संपर्क और कनेक्ट बनाते हैं, तो अगर ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं और ये चीज़ें दोनों तरफ से समझने की कोशिश होती है, तो मुझे लगता है इसका जो समाधान होगा वो भी बहुत प्रभावशाली होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और रंजन जी, हम आपसे भी चाहेंगे कि क्या अपेक्षाएं अभी आप रखते हैं, संक्षिप्त में आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, जो हमारा देश अभी कृषि प्रधान देश है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो किसान अगर मजबूत होगा, इकोनॉमी वही शुरू होती है जी। किसान के पास पैसा आता है तो कस्बे में पैसा आएगा, शहर में पैसा आता है, तो किसान अभी भी अर्थव्यवस्था की धुरी है हमारे देश में। और वो जब मजबूत होगा तो उसका परिवार, समाज, और उससे आय बढ़ेगा तो इकोनॉमी और मजबूत होगी। दूसरा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ अभी और आगे ले जाना है। ऐसा नहीं कि नहीं हो, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो विश्व के पटल पर भारत की मजबूती बढ़ी है, उसके वजह से हमारा निवेश बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। तो सरकारें सारी
सारे एस्पेक्ट को टच कर रही हैं, जी। उनको मजबूत करना है, आगे देखना है। अगर रोड मैप पे सरकार चलती रही तो बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और देश और तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, जिस तरह से जनता को विश्वास में लेकर उनके आत्मविश्वास पर खरा उतर रही है, उनके जी बिल्कुल सपनों पर खरा उतर रही है, तो हमारी अपेक्षाएं भी बहुत है उनसे, और जो विज़न वो लेकर चल रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना का, वो हम सबके साथ के साथ ज़रूर जो है साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी नमस्कार, इस धन्यवाद। जानकारी के लिए और इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।